डियर स्टूडेंट्स, मानव पर्यावरण संबंधों की बात करते हुए हम इसकी अगली कड़ी के बीच में बताएंगे संभववाद की आलोचना। तो अब तक अपन मानव पर्यावरण संबंधों में दो विचारधाराएं पढ़ चुके हैं, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद। पर्यावरण निश्चयवाद में हमने बताया था कि पर्यावरण ही को नियंत्रण करता माना जाता है और मनुष्य एक खिलौने से अधिक कुछ नहीं माना जाता। इस विचारधारा की आलोचना की संभववाद की विचारधारा। संभववाद की विचारधारा ने बताया कि प्रकृति एक प्रभाव से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रकृति अनेक प्रकार की संभावनाएं मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के द्वारा उन संभावनाओं में से अपनी इच्छा के अनुसार कोई संभावना छांट सकता है। इस प्रकार प्रभावी किसको बताया गया? मनुष्य को प्रभावी बताया गया। और इस विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ था। विडाल डी ब्लास महोदय इसके जनक माने जाते हैं। ला फेब्रे महोदय ने सबसे पहले संभववाद पॉसिबिलिज्म शब्द दिया और विचारधारा का विकास हुआ जर्मनी। अब संभववाद की विचारधारा की भी आलोचना पॉसिबल है, संभव है। जब संभववाद ही है तो सब कुछ संभव है, तो इसके क्या है? विचारधारा का विरोध भी संभव है। तो संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। यानी दोनों ही अति विचारधाराएं थी। अतिवाद, पर्यावरण निश्चयवाद भी अतिवादी विचारधारा थी और संभववाद वाली भी अति विचारधारा थी। पर्यावरण निश्चयवाद ने अति कहां पर की? प्रकृति को सर्वोच्च मानने की अति करी और मनुष्य कोई प्रभाव नहीं माना। और संभववाद ने क्या किया कि उन्होंने प्रकृति को केवल प्रभाव या सलाहकार से कुछ नहीं माना, मनुष्य को ही सब कुछ मान लिया। तो दोनों विचारधाराएं अपने अपने पक्ष में क्या थी? अतिवाद थी। इस कारण संभववाद की विचारधारा का भी आलोचना हुई, क्योंकि उसने मनुष्य को सब कुछ मान लिया। संभववाद के कट्टर समर्थक ला फेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। जिस प्रकार से पर्यावरण निश्चयवाद के अंत में रेडजेल और शैम्पुल ने संभववाद को स्वीकार कर लिया था, ये बताया था कि प्रकृति नियंत्रण करता नहीं है बल्कि प्रभाव है, प्रभावी है। उसी प्रकार से संभववाद के अंत में ला फेब्रे ने भी मान लिया था कि पर्यावरण शक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। Man can never entirely rid themselves whatever they do of the hold their environment has on them। यानी मनुष्य कभी भी अपने पर्यावरण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो नहीं सकता। जब तक मनुष्य इस प्रकृति में रहेगा, अपने इस पर्यावरण में रहेगा, तब तक पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता रहेगा। वो कंप्लीटली अपने पर्यावरण को इग्नोर नहीं कर सकता। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे। संभववादियों ने प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनको बिल्कुल क्या कर दिया था? ना के बराबर मान लिया था। लेकिन कुमारी सैंपल का कथन इस संदर्भ में अत्यंत उपयुक्त है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। एलन चर्चिल सैंपल ने क्या बताया कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो उसको हा उलट करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, सबको बताता है। लेकिन प्रकृति जब कोई कार्य करती है तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करती, बिल्कुल वो चुपचाप रह करके अपना कार्य करती है। इस कारण मनुष्य के द्वारा होने वाले कार्यों का तो प्रचार प्रसार ज्यादा होता है और प्रकृति जो कार्य करती है वो केवल कार्य करने के पश्चात उनका केवल प्रभाव दिखाई देता है। प्रकृति ना तो कोलाहल करती है, ना शोरगुल करती है, ना प्रचार प्रसार करती है। ये किसने बताया? एलन चर्चिल सैंपल ने बताया। क्या बताया? मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। लेकिन वर्तमान समय में भी प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है, अतः प्रभाव बड़ी आवाज के साथ में प्रकट हो रहे हैं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि मनुष्य के द्वारा प्रकृति में जो परिवर्तन करने की जो दर थी वो इतनी अधिक हो चुकी है कि अब प्रकृति के द्वारा मनुष्य के परिवर्तनों को सहन करने की उसकी सीमा खत्म हो चुकी है। और प्रकृति जब अपनी सीमा सहन करने के पश्चात जो सामने जवाब वापस देती है तो वो आवाज मौन के स्थान पर बड़ी आवाज के साथ में प्रकट हो रहे हैं। आज आप विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार की विश्व पर्यावरणीय समस्याएं देख रहे हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व में तापमान में वृद्धि हो जाना है,
या अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, इस प्रकार के अनेक जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है। तो बहुत से वैज्ञानिकों को यह मानना है कि जो मनुष्य के द्वारा लगातार प्रकृति के अंदर परिवर्तन किए जा रहे हैं, मनुष्य लगातार जो अपनी सीमाएं लांघ रहा है, उन सीमाओं के लांघने का परिणाम है इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि होना। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन का पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्या बताया है कि मानव इस संसार के अंदर सबसे बलशाली बुद्धिशाली प्राणी है जो इस प्रकृति पर क्या कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रूनस ने कहा है क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर रहता है, वह इस पृथ्वी पर निर्भर करता है। इस प्रकार समय संभववादी विचारकों ने यह स्वीकार कर लिया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। लास्ट में संभववादियों ने क्या स्वीकार कर लिया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मनुष्य मानव विकास करता है। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियां ही सर्वप्रभावी हैं तथा न ही मानव प्रकृति का विजेता है। यानी लास्ट में दोनों प्रकार की शक्तियों में समन्वय करते हुए कहा बताया गया कि न तो प्राकृतिक शक्तियां ही सर्वप्रभावी हैं यानी सब कुछ हैं, न ही मानव प्रकृति का विजेता है और न ही मानव कभी प्रकृति का विजेता बन सकता है। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित हैं तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्रकृति का मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसमें बताया गया है कि ना तो भूगोल का यह कार्य है कि वो प्राकृतिक शक्तियों की अधिक प्रशंसा करे या उनको अधिक प्रभावी बताए, ना ही भूगोल का यह कार्य है कि वो मनुष्य को अधिक प्रभावी बताए, बल्कि भूगोल का वर्तमान समय में आधुनिक समय में भूगोल का जो कार्य है वो कार्य है दोनों में समन्वय स्थापित करना। यानी सबसे पहले भूगोल ने किसको महत्व दिया, पर्यावरण निश्चयवाद को। उसके बाद में भूगोल ने किसको महत्व दिया, संभववाद को। लेकिन वर्तमान समय में भूगोल क्या कार्य कर रही है, पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद और संभववाद के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रही है कि न तो प्रकृति विजेता है और न ही मनुष्य सर्वशक्तिशाली है। ये बात क्या कहती है कि दोनों शक्तियों में क्या है, दोनों शक्तियों में समन्वय की बात कर रही है। तो इसके बाद में एक नेक्स्ट विचारधारा और आई, हालांकि इस प्रकार कई प्रकार की विचारधाराएं आती रही, लेकिन एक नई प्रकार की विचारधारा का विकास हुआ। समन्वयवाद की विचारधारा से एक नई प्रकार की विचारधारा का विकास हुआ जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इस नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।